हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर में हम बहुत जल्दी से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि इनमें से आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है? इनमें से आपको बताना है कि भाई ये सब कौन से चेंजेस हैं, इनमें आप क्या चीज़ें देखते हो, ठीक है? तो चाहे वो एक मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए समर पे, जो कि हम कहते हैं ना फट जाता है मिल्क, तो उस टाइप की चीज़ें हों, ठीक है? चाहे फूड का कुकिंग हो, चाहे ग्रैप्स की फर्मेंटेशन हो, चाहे हमारा रेस्पिरेशन हो, हमारा डाइजेशन हो, इन सारी की सारी जगहों पर हमें क्या देखने को मिलता है? केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? तो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को जो हम यहाँ पर देखते हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शन को हमें आज पढ़ना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, जैसे कि आपको चैप्टर का नेम ही बता रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, पहले तो वो सीखेंगे एंड कैसे कैसे बनता है, उनकी इक्वेशंस की फॉर्मेशन हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी बहुत आ रही है इस बार, तो एक्टिविटी को भी करते चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, आप ये पढ़ लेना पूरा, ये जो डिब्बा में बना हुआ है ना, दिस होल डिब्बा यू हैव टू, ठीक है? ये आपको पढ़ना है। तो आपको करना क्या है मैं बता दे रही हूँ। इसमें आपको क्या कह रहा है कि आपको एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है। व्हाट इज़ दिस? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज़ योर मैग्नीशियम रिबन, Mg, ठीक है? मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg होता है, मैग्नीशियम। ओके, तो अब ये जो Mg है इसे आपको बर्न करना है। ये आपका बर्नर है, इससे आप लेकर के बर्न करोगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर एक वाइट डैजलिंग फ्लेम दिखेगी। कैसी फ्लेम? वाइट डैजलिंग फ्लेम। यही क्वेश्चन पूछता है। और एक पाउडर बनेगा, पाउडर का कलर क्या होगा? वाइट कलर का पाउडर होगा। द पाउडर इज ऑफ वाइट कलर, जो कि होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन आपकी कुछ इस तरीके से होगी। Mg होगा प्लस हम ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, बनेगा MgO, जिसका फॉर्मूला होता है ये। एंड अभी इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जब मैं आपको बाद में कहूँगी इसे रिकॉल करने के लिए, तब आपको वहाँ पर रिकॉल करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे आपको क्या बताया हुआ है? वही जो सेम रिएक्शन अभी हमने यहाँ पर अभी मैं आपको बताई ना, वही सेम रिएक्शन का पूरा जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है वो आपको बताया है। पहला, चेंज इन स्टेट, यानी कोई चीज़ हम जला रहे हैं वो सॉलिड से लिक्विड या गैशियस स्टेट में जा रही है। जैसे कि आप कैम्फर देखो या बर्निंग ऑफ कैंडल के केस में देखो, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? तो अब ये जो तीन टर्म्स है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा इन तीन टर्म्स को। इनमें जो चेंज इन कलर है ना, ये आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो दो बाकी आपको नीचे दिए हुए, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ये मैं आपको अभी के अभी समझा देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे, कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेशन है। इसी एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी 1.3 जो है ना, ये 1.3 एक्टिविटी का आपको पूरा चीज़ें दी हुई हैं। क्या है सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको। क्या कह रहा है कि आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए। व्हाट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? दिस इज नथिंग बट H2SO4 लीजिए, और उसमें जिंक ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसेज होते हैं, उसमें आप जिंक डाल दीजिए। तो आपको एक रिएक्शन दिखेगा। रिएक्शन क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल आएगी, ठीक है? अभी आपको यहाँ पर इतना ही बता रहे हैं कि हाइड्रो रिएक्शन लिखना है, तो मैं आपको बता दूँ ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बाहर निकलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये H2 हमें दिख रही है बाहर निकलती हुई, इस H2 की मदद से हमें क्या पता चल रहा है इस रिएक्शन में? बस अब हमें यही देखना है। सबसे पहली चीज़, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। तो H2 क्या है? H2 एक गैस के फॉर्म में ही है, वो बाहर निकल रही है। और साथ ही साथ टेम्परेचर में भी चेंज होता है जब ये बाहर निकलेगी। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, आपके स्कूल में केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में कराया जाएगा एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो पूरा फ्लास्क आप देख सकते हो ना, दिस कोनिकल फ्लास्क, इस कोनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, यानी कि ये जो है इट विल बिकम हॉट, इट विल बिकम वार्म, ठीक है? इसमें वार्मथ बढ़ जाएगी। क्लियर?
और यहाँ पर आपको H2 गैस निकलेगी। तो अगर मैं एक और चीज़ बता दूँ, H2 गैस का आपको टेस्ट करना होता है तो क्या होता है, हम एक बर्निंग कैंडल को जहाँ से गैस बाहर निकल रही है उसके पास लेके जाते हैं एंड वहाँ पर क्या होता है, वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। व्हाट साउंड? दिस इज़ अ पॉप साउंड। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। रिएक्शन हमने समझ लिया कि कैसे कैसे होता है। अब केमिकल इक्वेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बाकी टाइप्स वाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो चीज़ बन रही है उसको एक लाइन में, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लिख दे। तो जैसे हमने जो फर्स्ट वाला, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, क्या लिया था कि मैग्नीशियम था हमारे पास में, ऑक्सीजन था हमारे पास में, उसको हमने आपस में रिएक्ट कराया, राइट। तो हमें प्रोडक्ट क्या बना, हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि ये जो इधर आपके LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं दिस इज़ योर रिएक्टेंट, और RHS में जो लिखते हैं दिस इज़ योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस सिग्नल एंड द प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन को इस तरह से पूरा लिखें, MAGNESIUM मैग्नीशियम पूरा लिखें, इससे हमें क्या चाहिए, हमें एक फर्दर शॉर्टर वे चाहिए, ठीक है। वो शॉर्टर वे क्या हो सकता है कि हम केमिकल फॉर्मूले को लिखें इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। मतलब अगर हम मैग्नीशियम को पूरी इसकी स्पेलिंग ना लिख करके सिर्फ MG उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके ये MgO बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बना है ना, ये क्या है, दिस इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए एक स्केलेटल है। स्केलेटल का मतलब क्या है, अभी हमने जस्ट एक ढांचा तैयार किया है इसका, अब ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट। कैसे कंप्लीट होगी, देखो क्यों नहीं कंप्लीट है पहले ये समझ लो। क्योंकि ये जो रिएक्शन है दिस इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड है, मतलब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनी लेवोइजर ने दिया था, क्या उन्होंने बोला था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जो टोटल मास है एलिमेंट्स का, वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ आपको बताई गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने एक्टिविटी 1.3 वाली ये है पूरा आपका एक्टिविटी, ठीक है। 1.3 में हमने यही चीज़ देखी थी, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा था और उसको हम वर्ड्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इस तरह की अगर कोई इक्वेशन होगी जहाँ Zn 1 है, यहाँ पर H2 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ SO4 4 है, यहाँ पर भी SO4 4 है, तो ये आपकी बैलेंस्ड है। लेकिन जो बैलेंस नहीं है उसको हमें क्या करना होता है, बैलेंसिंग उसकी करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी आपको अगर आप देखोगे तो आपका ये जो नेक्स्ट 2 पेज है, ये और ये वाला पेज, यहाँ पर आपको सिर्फ यही बताया कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, उतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपको ट्रिक वाइज बताऊँगी। इसमें आपको जो सबसे कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ दिख रही है ना, चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट साइड में जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ दिख रही है उसको आप देखना स्टार्ट कीजिए। तो हमें यहाँ सबसे कॉम्प्लेक्स क्या दिख रहा है, हमें यहाँ तो सबसे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये, दिस इज़ Fe3O4, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ इसी से हम स्टार्ट करेंगे। Fe यहाँ पर कितना है, Fe है यहाँ पर 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको इजी रहे, ठीक है। तो Fe यहाँ पर हम कर देते हैं Fe3 यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी 3 Fe हो गया, यहाँ पर भी Fe मतलब आयरन, 3 Fe यहाँ भी 3 वहाँ भी। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन का। इधर ऑक्सीजन यहाँ 4 है लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 4 लगा दें तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर अभी तक क्या हुआ, आयरन और ऑक्सीजन दोनों हमने बैलेंस कर लिया। बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 4 × 2 कितना होता है 8, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। बहुत सिंपल। और इसको आपको अगर करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये 3Fe + 4
H2O, it will give rise to Fe3O4 plus 4H2, ठीक है। दिस इज मैं नीचे लिख दे रही हूँ, वहाँ पर नहीं आ पाएगा, +4H2, ठीक है। क्लियर, ये हो गई आपकी बैलेंसिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर सेम वही चीज़ें दिखा रही हैं कि कैसे इधर 1 है, इधर 3 है, ठीक है, कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एक चीज़ को मल्टीप्लाई करके बैलेंसिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ है जिसमें से मैंने आपको 6 स्टेप्स वाली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर की तरफ जो है वो बता दी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7वां स्टेप, जो कि है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। हम जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले रहे हैं वो गैसियस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है, वो हमें लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो Fe हमने सॉलिड लिया, G मतलब गैस, और ये S मतलब सॉलिड, और G मतलब गैस, ठीक है, एंड L मतलब लिक्विड। ओके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके साथ ही साथ अगर कोई टेम्परेचर या फिर कैटलिस्ट का यूज़ अगर हम करते हैं तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से एक टेम्परेचर आया, ठीक है, प्रेशर कितना लगा रहे हैं, दिस इज़ योर कैटलिस्ट। ये कौन सी, अच्छा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके अकॉर्डिंग दिस इज़ अ वेरी फेमस केमिकल इक्वेशन, ये कौन सी केमिकल इक्वेशन है। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए कि आपको जो इक्वेशन 1.12 या 1.12 जिसे आप कहते हो, ठीक है, वो आपकी किस चीज़ की इक्वेशन है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेन जो कहानी इस चैप्टर की स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से होती है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या है। तो इनको भी बहुत जल्दी बहुत इजी वे में हम समझते चलेंगे। देखो, सबसे पहली टाइप जो है ना, दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या हो रहा है कि एक चीज़ है, ठीक है, दिस इज़ थिंग 1, दिस इज़ थिंग 2, इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन वाले फॉर्मेट में लिखूँ तो यानी हमारे पास कोई ए एलिमेंट होगा, ठीक है, लेट मी डू सम, हमारे पास कोई ए एलिमेंट होगा और कोई बी एलिमेंट होगा, राइट, यही तो होगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे। दोनों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें हमेशा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में एक नया चीज़, एक नई प्रोडक्ट मिलती है, एक नए प्रॉपर्टी के साथ मिलता है, तो वो हमारा बनता है सी। तो दिस इज़ योर, वी कैन से, जो जनरल फार्मूला होता है ना, दिस इज़ योर जनरल फार्मूला फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी चीज़ को आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है वो है कौन सा, दैट इज़ योर कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो दोनों आपस में कंबाइन होकर के बनाते हैं क्या, CaOH, जो कि है आपका क्या, स्लेट लाइन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई। सेकंड रिएक्शन आपको दी हुई है बर्निंग ऑफ कोल। जैसे Ca हमारा कोई कोल है, उसको जब हम बर्न करते हैं, देखिए याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि बर्न कीजिए, तो बर्न करने में लोगों को समझ नहीं आता, मतलब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन होगा। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि भाई कार्बन तो है, चलो ठीक है, हम बर्न कर रहे हैं तो क्या बर्न आप कहाँ कर रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमेशा O2 से, जब भी बर्निंग की बात आए तो O2 से आप रिएक्ट कराते हो। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है H2 और O2 से, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में और ज़्यादा पढ़ोगे, ओके। एंड उसके बाद में फिर रेस्पिरेशन जो होती है हमारी, एंड ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये आपकी रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन 1.12 ये वाली इक्वेशन आपको मुझे बतानी है, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आती है। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या हो रहा था, दो सब्सटेंस मिलके एक चीज़ बना रहे थे। यहाँ पर एक कोई सब्सटेंस होगा, ठीक है, एक सब्सटेंस होगा, दिस इज अ सब्सटेंस, और वो क्या होगा, ये ब्रेक मतलब इस तरीके से, अगर आपको समझ नहीं है तो ऐसे होगा, और वो ब्रेक होगा किसमें, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके के सब्सटेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फेरस सल्फेट का, ठीक है। ये जो आपका पूरा यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये यही एक्टिविटी 1.5 है, जिसमें हम फेरस सल्फेट को यानी FeSO4 को हम बर्न कर रहे हैं हीट के
हीट की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस सल्फेट। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि एक कंपाउंड है वो 1 और 2, और ऊपर वाली इक्वेशन में तो हमें 2 या 3 में भी दिख रहा था। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक कंपाउंड है लेड नाइट्रेट, वो 1, 2 और 3 में, सॉरी 3 वहाँ नहीं जाएगा, 1, 2 और 3 यहाँ, ठीक है। तो 3 में ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन वाला चीज़ जब भी आप देखो कि देयर इज अ ब्रेक डाउन हो रहा है तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। इसी तरीके से देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ना 3 टाइप्स होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। पहला, जहाँ पर हम हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन कराते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स मतलब होगा डीकम्पोजिशन ही, लेकिन जो उसमें प्रेजेंस होगी वो किसी और चीज़ की होगी। जो हम हीट की प्रेजेंस में कराते हैं ये होती है हमारी थर्मोलिसिस। इसको हम कहते हैं थर्मोलिसिस। थर्मो का मतलब ये क्या होता है, हीट। और एक होती है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कराते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो H2O, जैसे इसका एग्जाम्पल है H2O, वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है H2+O2 में, ठीक है। इसको आप चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो इस तरीके से। और ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा होता है आपका फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। जैसे यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस में आप देखोगे तो इस तरीके का जो भी AgCl होगा वो आपका ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि Ag जो है यानी जो आपका सिल्वर फॉर्म होगा वो ब्लैक कलर में होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, फोटोलिसिस का। उसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का भी। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब 2 हमने पढ़ लिए। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब मैं आपको इसका भी जनरल, अगर आप एक बार जनरल फॉर्मेट देख लोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा। A+B थे हमारे पास में, वी हैव A+B, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वो रिएक्ट करते हैं लेट्स सपोज C और D के साथ में। वो रिएक्ट कर रहे हैं C और D के साथ में। तो वो फॉर्म क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, A के साथ में, सॉरी C, एक्चुअली कलर के चलते मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, C और B, ठीक है। और इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर फॉर्म हो जाएगा A और D। मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले हमने देखा कि भाई देख रहे हो आपस में एक्सचेंज हो गए, उन्होंने आयंस की एक्सचेंज कर ली। तो ये होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास Fe है, यहाँ CuSO4 है। तो अब अभी ये CuSO4 किसके साथ में था, ये था कॉपर के साथ में। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर CuSO4 रिएक्शन के बाद में आ जाता है आयरन के साथ में और कॉपर अकेला छोड़ देता है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन किसके साथ आएगा। तो जो मेटल या जो भी एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही जो है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ जो ज़्यादा, जैसे देखो बिल्कुल ऐसे समझो कि ये आपका CuSO4 जो है ये कोई चीज़ है, ठीक है, दिस इज़ अ थिंग। ये सबसे पहले थी किसके पास में, ये थी किसके पास में, ये थी कॉपर के पास में। लेकिन ज़्यादा पावरफुल, रिएक्टिव का मतलब ज़्यादा पावरफुल कौन था, आयरन। तो उसने कॉपर को यहाँ से हटा के डिस्प्लेस कर दिया, कहा तू जा अलग, ठीक है। उसको कह दिया कि तुम बेटा अलग जाओ, मैं जो हूँ वो सल्फेट के साथ में चला जाऊँगा। बिल्कुल वही सारी रिएक्शन आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी मैंने जो आपको ऊपर एक आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना AB+CD वाला, वो एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल था। डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल वो नहीं था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का ये हो जाएगा आपका A+BC, तो ये बनाएगा AC+B, ठीक है। ये आपका दिस इज़ योर फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो मैंने ऊपर बनाया था वो था डबल डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट के साथ था, बेरियम जो है वो क्लोराइड के साथ था। लेकिन अब क्या होगा, अब जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा और जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ चला जाएगा। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ दैट इज़ आवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर मतलब ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा,
ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन का ही क्या होता है, रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ, आप लिख लो एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ O2, ठीक है। यही चीज़ आपको समझनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज़ आर कॉपर, जब इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये बना CuO। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CuO था, इसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी था, बट यहाँ पर हमने रिएक्शन करा के उसका ऑक्सीजन उससे ले लिया, यानी ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन हुआ यहाँ पर किसका, कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हुआ, लेकिन H2 को तो ऑक्सीजन मिल गया तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको और भी एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, और भी ऐसे ही जो भी एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, ये अगर मैं बोलूँ कि जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, और उसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना वीडियो जो है अभी यहीं पर एंड कर सकते हो, क्योंकि कोरिजन एंड डेंसिटी वाला जो आपका सिलेबस है वो पोर्शन से कट गया है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहो तो 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दो, इसको भी सुन लो, समझ लो, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी, ठीक है। कोरिजन का मतलब ही क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट जो है वो कोरोड हो जाता है, वो उसको हम उस चीज़ को हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरिजन। कोरोड क्यों हो जाता है, जब वो मॉइस्चर, एसिड, एयर, इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तब वो कोरोड हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, जहाँ हम देखते हैं कि आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर जो है वो आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज आवर कोरिजन, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल देखने हैं। पहले तो आयरन में जब भी होता है, तो आयरन में जब भी कोरिजन होता है तो एक ब्राउनिश रेड कलर का लेयर बनता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जब कॉपर में कोरिजन होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। एंड तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, कि सिल्वर, इसका जब कोरिजन होता है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। ये 3 आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। उसके बाद में रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, जब हम किसी भी फूड आइटम को हम एयर में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल जो है, ऑर्डर, स्मेल को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, वो दोनों चेंज हो जाते हैं। दिस इज नॉट ORDER, ठीक है। स्मेल और ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ योर रेंसिडिटी की प्रोसेस। और इसकी प्रिवेंशन, रेंसिडिटी की प्रिवेंशन क्या है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करें। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे आपके BHT और BHA आते हैं, ठीक है। इन दोनों का फुल फॉर्म आप मुझे होमवर्क में बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ होती है उसको हम या तो नाइट्रोजन फ्लश्ड पैकेट्स में रखते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं। इस तरीके के प्रिवेंशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक टाइम हमें लगा है 24 मिनट्स के अबाउट, और हमने ये पूरा चैप्टर जो है आपका इस बार NCERT वाइज कवर कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस सीरीज़ में और भी चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। एंड लास्ट में हम थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आप ही की बुक में लिखी है, बहुत अच्छी चीज़ है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा विचार कर सकते हो कि फैक्ट्स का मतलब साइंस नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि डिक्शनरी, उसमें सारी वर्ड मीनिंग लिखी रहती है, लेकिन क्या वो लिटरेचर होती है, नहीं। उसी तरीके से फैक्ट्स जो हैं वो भी साइंस नहीं होते हैं। सो इसी थॉट के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।